नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि इस चैनल पर लगातार 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज चलाई जा रही है और आज हम लोग करने वाले हैं 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज नंबर 22। इससे पहले 21 सीरीज के माध्यम से हम लोगों ने 525 प्रश्नों को कवर कर लिया है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। इस सेशन का पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 526, भारत का प्रामाणिक समय कहां से गुजरता है? आंसर इज द ऑप्शन बी, इलाहाबाद के समीप से होकर गुजरता है। भारत का मानक समय यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों, किसे कहा जाता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय कहा जाता है। कहां से गुजरता है? इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर गुजरता है और यह मानक समय जो है ग्रीनविच मीन टाइम से कितना घंटा आगे होता है? 5 घंटा 30 मिनट आगे होता है। कितने राज्यों से होकर गुजरता है दोस्तों? 5 राज्यों से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर भारत का प्रामाणिक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरता है। 0 डिग्री देशांतर की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो यह रेखा ब्रिटेन के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है, जो कि पूरे विश्व का क्या है? मानक समय है। आई होप सारी बातें क्लियर हो गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 527, सिलवासा किसकी राजधानी है? आंसर इज द ऑप्शन ए, दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव की राजधानी है। सिलवासा किसकी राजधानी है? दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव की राजधानी है। कहां पर स्थित है? दादर और नगर हवेली जिले में स्थित है, अरब सागर के तट पर। क्वेश्चन नंबर 528, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? निम्नलिखित में से भारत की सुदूर भौगोलिक इकाई कौन सी है? आंसर इज द ऑप्शन डी, निकोबार है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या कहा जाता है? इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। इसका अन्य नाम क्या है? पिगमेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट। क्लियर? कितने डिग्री अक्षांश पर है? 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सम्मान में इसका नाम क्या रखा गया था? इंदिरा पॉइंट रखा गया था। दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये ग्रेट निकोबार का दक्षिणतम बिंदु है। अंडमान की बात कर लिया जाए तो अंडमान आपको देखने को मिलता है नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान और लिटिल अंडमान। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि सैंडल पिक किस अंडमान पर स्थित है? उत्तरी अंडमान में स्थित है, जो कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस अंडमान में स्थित है? मल्टीपल बार आपको पढ़ा चुका हूं दोस्तों। लोअर अंडमान में स्थित है, दक्षिणी अंडमान में स्थित है। 10 डिग्री चैनल की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो अंडमान और निकोबार के बीच स्थित है। अंडमान में लिटिल अंडमान और निकोबार में
कार निकोबार के बीच अवस्थित है। क्लियर? सारी बातें क्लियर हो गई ना दोस्तों? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 529, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? आंसर इज द ऑप्शन डी, नंदा देवी है। कौन है? नंदा देवी। नंदा देवी की बात कर लिया जाए दोस्तों तो यह भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की बात कर लिया जाए तो 23वें नंबर पर आती है। इसके पूर्व में गौरी गंगा और पश्चिम में ऋषि गंगा घाटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7,817 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7,817 मीटर इसकी ऊंचाई है और यह महान हिमालय का भाग है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन है? कंचनजंगा है जो कि सिक्किम में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर। क्लियर दोस्तों? अन्य पर्वत शिखर की बात कर लिया जाए तो सबसे पहले हम बात करते हैं K2 की। इसे क्या कहा जाता है? गाडविन ऑस्टिन चोटी के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर। राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा अरावली पर्वत। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। पूर्वी घाट और पश्चिम घाट यदि आपसे पूछ लिया जाए कहाँ पर मिलते हैं? नीलगिरी पर्वत में मिलते हैं और इसकी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन है तो बता चुका हूं, सैंडल पिक है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 738 मीटर। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सी पर्वतमाला स्थित है? सतपुड़ा है और इसकी सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? धूपगढ़ है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 530 हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? ये सवाल मैं आपको मल्टीपल बार पढ़ा चुका हूं दोस्तों, आपके लिए आंसर देना काफ़ी आसान हो सकता है। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन सी, सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा की बात कर लिया जाए दोस्तों, यह सिक्किम में स्थित है और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। सिक्किम के उत्तरी पश्चिमी भाग में नेपाल की सीमा पर स्थित है। क्लियर? चलिए अगला सवाल क्या होने वाला है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 531 क्या कहता है दोस्तों? महाबलेश्वर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में स्थित है। MPPCS 1999 का सवाल है दोस्तों, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और परीक्षा में बार बार रिपीट किया जाता है। महाबलेश्वर की बात कर लिया जाए दोस्तों तो यह एक हिल स्टेशन है। किस जिले में स्थित है? महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित है और यहीं से एक नदी का उद्गम होता है। नाम क्या है? कृष्णा नदी का उद्गम होता है और कृष्णा नदी की बात कर लिया जाए तो यह देश के 4 राज्यों से होकर बहती है। वे राज्य कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इन 4 राज्यों से होकर कृष्णा नदी गुजरती है और कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 532। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ अलग अलग हिमालय के नाम दिए हुए हैं और दूसरी तरफ नदी के नाम दिए गए हैं। आपको यहाँ पर मिलान करना है और कूट की सहायता से सही आंसर को करना है। तो फटाफट से आप इस क्वेश्चन को करेंगे दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों पंजाब हिमालय को। तो पंजाब हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है? सिंधु और सतलज के बीच स्थित है। सिंधु और सतलज के बीच स्थित है। कुमायूं हिमालय की बात कर लिया जाए दोस्तों तो कुमायूं हिमालय सतलज और काली के बीच स्थित है। सतलज और काली के बीच स्थित है। क्लियर? नेपाल हिमालय की बात कर लिया जाए तो काली और तिस्ता के बीच स्थित है। काली और तिस्ता के बीच स्थित है। और असम की बात कर लिया जाए तो तिस्ता और दिहांग के बीच स्थित है। तो आंसर इज द
3142। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 3142। पंजाब हिमालय की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो पंजाब हिमालय इंडस यानी सिंधु और सतलज के बीच अवस्थित है। कुमायूं हिमालय की बात कर लिया जाए तो सतलज और काली के बीच अवस्थित है। नेपाल हिमालय की बात कर लिया जाए तो काली और तिस्ता के बीच स्थित है। और असम हिमालय की बात कर लिया जाए तो तिस्ता और किसके बीच स्थित है, दिहांग या ब्रह्मपुत्र के बीच स्थित है। क्लियर। चलिए अगला सवाल हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 533, निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन है कथन नंबर ए, गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, जो कि बिल्कुल सही है। दामोदर स्वर्णरेखा अध्यारोपित प्रवाह प्रणाली का उदाहरण है, ये भी कथन यहाँ पर सही है। शरावती नदी अपहरण का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है, ये भी कथन यहाँ पर सही है। कावेरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, एक कथन यहाँ पर गलत है दोस्तों, क्योंकि कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है और दक्षिण गंगा गोदावरी को कहा जाता है। क्लियर। चलिए गोदावरी की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। उद्गम कहाँ से होता है, पश्चिम घाट के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। किस जिले में स्थित है, नासिक में स्थित है। इसकी लंबाई कितनी है, 1465 किलोमीटर। और इस नदी का पार्ट जो है बहुत बड़ा है। ठीक है, उपनदियों में प्राणहिता, इंद्रावती और मंजीरा है और यह 3 राज्यों से होकर बहती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। और राजमुंद्री के समीप जो है यह कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, कहाँ पर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। क्वेश्चन नंबर 534, हुंडरू जलप्रपात किस नदी से निर्मित होता है। हुंडरू जलप्रपात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। हुंडरू जलप्रपात किस नदी से बना हुआ है, फटाफट से आंसर को करते रहिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, स्वर्णरेखा नदी पर बना हुआ है। हुंडरू जलप्रपात यदि आपसे पूछ लिया जाए किस राज्य में है, झारखंड में है और झारखंड के रांची जिले में स्थित है। रांची की बात कर लिया जाए तो झारखंड की राजधानी होता है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 98 मीटर की ऊंचाई से हुंडरू जलप्रपात गिरती है। किस नदी पर है, स्वर्णरेखा नदी पर है और भारत का 34वां सबसे ऊंचा जलप्रपात इसे माना जाता है। आप देख सकते हैं इसका नज़ारा। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 535 कहता है कि पखुई वन्य जीव अभयारण्य भारत के निम्नांकित में से किस राज्य में स्थित है। पखुई वन्य जीवन अभयारण्य, आंसर इज द ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पखुई टाइगर रिजर्व की बात कर ले जाए तो अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है, पूर्वी कामेंग जिले में स्थित है। कितना इसका क्षेत्रफल है, 862 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, यानी 862 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। पर्यावरण और वन विभाग द्वारा संरक्षित है। 19 अप्रैल, इस डेट को याद रखिएगा दोस्तों, 19 अप्रैल 2001 को पखुई वन्य जीवन अभयारण्य का नाम बदल दिया गया है और क्या कर दिया गया है, पक्के वन्य जीवन अभयारण्य कर दिया गया है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्वेश्चन नंबर 536 आंसर कीजिएगा जरा दोस्तों। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है, आंसर इज द ऑप्शन ए, अरबी भाषा से हुई है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है और इसका अर्थ क्या होता है, पवनों की दिशा का ऋतु के अनुसार परिवर्तन होना इसका अर्थ होता है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 537, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है। आंसर को फटाफट करते चलेंगे दोस्तों, बहुत कम समय में हम लोग 25 प्रश्नों को करने जा रहे हैं विथ फुल एक्सप्लेनेशन। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है, आंसर इज द ऑप्शन ए, टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लिया जाए तो किस राज्य में है, मध्य प्रदेश राज्य में है और
राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से दोस्तों, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को 1973 में कान्हा बाघ अभयारण्य घोषित कर दिया गया है। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 538, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? आंसर इज द ऑप्शन सी 1988 में। वन नीति की बात कर लिया जाए दोस्तों तो सबसे पहली वन नीति जो तैयार की गई थी, कब की गई थी? 1894 में। इसका उद्देश्य क्या था? समाज कल्याण को बढ़ावा देना और जंगल का प्रबंधन करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसे संशोधित कब किया गया? 1952 में संशोधित कर दिया गया था और इसका उद्देश्य क्या रखा गया? संरक्षण और उत्पादन के बीच संतुलन लाना इसका मुख्य उद्देश्य बना। 1952 की वन नीति को फिर से बदल दिया गया। कब बदला गया? 1988 में। और राष्ट्रीय वन नीति 1988 का मुख्य उद्देश्य क्या था? पर्यावरण पारिस्थितिकी संतुलन की बनाए रखना और रख रखाव सुनिश्चित करना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 539, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, इसके जन्मदाता कौन है? बेहतरीन सवाल है दोस्तों। भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, आपको यहां पर आंसर करना है कि इसके जन्मदाता कौन थे। आंसर इज द ऑप्शन सी। कौन थे? के.एम. मुंशी से, दैट इज के.एम. मुंशी। वन महोत्सव की बात कर लिया जाए दोस्तों तो यह भारत सरकार द्वारा शुरुआत की गई थी। इसकी किस लिए की गई थी? वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने के लिए। और प्रतिवर्ष याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा एग्जाम के दृष्टिकोण से, प्रतिवर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में इसे मनाया जाता है। 1950 के दशक में पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता को व्यक्त करने का यह एक आंदोलन था। और शुरुआत किसने की थी? के.एम. मुंशी ने की थी, जो कि उस समय कृषि मंत्री थे। इनका पूरा नाम क्या है? कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। सारी बातें क्लियर हो गई ना? चलिए नेक्स्ट सवाल का आंसर कीजिए। आप देख सकते हैं कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। चलिए क्वेश्चन नंबर 540, लैटेराइट मिट्टी का प्रयोग कहां पर होता है? लैटेराइट मिट्टी का प्रयोग ज्यादातर कहां होता है दोस्तों? भवन निर्माण में होता है। लैटेराइट मिट्टी की बात कर लिया जाए तो इसका निर्माण कहां पर होता है दोस्तों? जहां शुष्क और नम मौसम का बार बार रिपीटिशन होता है, वहां पर लैटेराइट मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। लैटेराइट मिट्टी चट्टानों के टूटने फूटने से बनती है और कहां पर बनती है? चौरस उच्च भूमियों पर बनती है। इस मिट्टी में आपको देखने को मिलता है लोहा, एल्युमिनियम और चूना। लैटेराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड और पोटास की मात्रा अधिक होती है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 541 कहता है कि देहरादून में स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी किए जाते हैं? आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 2 वर्ष के अंतराल पर। भारतीय वन सर्वेक्षण की बात कर लिया जाए दोस्तों तो यह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक संस्थान है। इसका उद्देश्य क्या है? वन का सर्वेक्षण करना और वन संसाधनों का आकलन करना। स्थापना कब होती है? 1965 में इसकी स्थापना होती है। इसका पहले नाम क्या था? वन संसाधन निवेश पूर्व संरक्षण संस्थान। लेकिन 1981 में इसका नाम बदल दिया गया और क्या कर दिया गया? भारतीय वन सर्वेक्षण कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 546, फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द्वितीय स्थान है। चीन के बाद फल उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। भारत विश्व के कुल उत्पादन का कितना उत्पादन करता है? मात्र 10%। क्लियर? चलिए दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 543, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है दोस्तों? ऑप्शन बी, प्रतापगढ़ जिले में होता है। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का जिला है जहां सबसे ज़्यादा आंवला पैदा किया जाता है और यहाँ के 16 ब्लॉकों में लगभग 70,000 हेक्टेयर में आंवलों की खेती होती है। उत्तर प्रदेश के कुल उत्पादन में प्रतापगढ़ का हिस्सा की बात कर लिया जाए तो कितना होता है? 80% होता है और यहाँ हर साल 8 लाख क्विंटल आंवले का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 544, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। गुलाबी क्रांति, पिंक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? आसान सा प्रश्न है। आंसर इज ऑप्शन बी, झींगा उत्पादन से संबंधित है। अन्य क्रांतियों की बात कर लिया जाए दोस्तों तो टमाटर उत्पादन और मांस उत्पादन क्या कहलाता है? लाल क्रांति कहा जाता है। खाद्यान्न उत्पादन हरित क्रांति। गोल क्रांति यदि आपसे पूछ लिया जाए किससे संबंधित है? आलू के उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन और भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। ये सभी सवाल जो है दोस्तों परीक्षा में रिपीट किए जाते हैं, तो एक कलम कॉपी लीजिएगा और जरूर नोट कर लीजिएगा। भारत में क्रांति तो हुई लेकिन इसके जनक कौन कौन थे, आइए इसे भी देख लेते हैं। तो हरित क्रांति के जनक कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन थे। वर्ल्ड लेवल की बात कर लिया जाए, विश्व लेवल की बात कर लिया जाए तो हरित क्रांति के जन्मदाता कौन थे? नॉर्मन बोरलॉन्ग थे। नीली क्रांति के जनक अरुण कृष्णन। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और भारत में प्रेरित प्रजनन क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हीरालाल चौधरी। गुलाबी क्रांति के जनक दुर्गेश पटेल। स्वर्णिम क्रांति के जनक निरपक तुतेज। लाल क्रांति के जनक विशाल तिवारी। और सिल्वर क्रांति के जनक कौन थे? इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 545, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? आंसर इज द ऑप्शन ए, उड़ीसा। भारत का सबसे अधिक लौह अयस्क भंडार की बात कर लिया जाए किस राज्य में है? कर्नाटक में है। लेकिन उत्पादन की बात कर लिया जाए दोस्तों तो सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उड़ीसा में। लौह अयस्क भंडार वाले राज्य कौन कौन है? कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 546, RAS 1998 का सवाल है। जावर एवं रामपुरा अगुचा खनन क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है? तो आंसर क्या होगा? फटाफट से यहाँ करते चलिएगा। ऑप्शन नंबर सी, सीसा और जस्ता से संबंधित है। जावर की खान की बात कर लिया जाए दोस्तों तो किस राज्य में है? राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में अवस्थित है। किस जिले में अवस्थित है दोस्तों? राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में अवस्थित है। किस पर्वतमाला में स्थित है यदि आपसे पूछ लिया जाए? अरावली पर्वतमाला में स्थित है। रामपुरा अगुचा की बात कर लिया जाए तो ये सीसा और जस्ता उत्पादन से संबंधित है और यह कहाँ पर है? ये भी भीलवाड़ा जिले में स्थित है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 547, मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो आंसर इज द वाट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज चंबल नदी पर स्थित है। गांधी सागर की बात कर लिया जाए दोस्तों, गांधी सागर बांध की बात कर लिया जाए तो किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है, चंबल नदी पर स्थित है। और इसकी आधारशिला कब रखी गई थी? 7 मार्च 1954 को। किसने रखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। और यह बांध जो है 1960 में बनकर तैयार हो गया था। कौन सा बांध? गांधी सागर बांध। किस राज्य में है? MP में है। अन्य बांधों की बात कर लिया जाए तो जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और कोटा बैराज, ये सभी जो है चंबल नदी में स्थित है। और किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 548, पैन गंगा किस नदी की सहायक नदी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा,
आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। पैनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी की सहायक नदी है। पैनगंगा की बात कर लिया जाए दोस्तों तो महाराष्ट्र में स्थित है और यह यवतमाल, चंद्रपुर और वाशिम जिले की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? अजंता पर्वत श्रृंखला से होती है और कुल लंबाई कितनी है? 676 किलोमीटर। गोदावरी की अन्य सहायक नदियों की बात कर लिया जाए तो दूधना गोदावरी की सहायक नदी है। पैनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, इंद्रावती, सेलूरी, ये सभी जो है सहायक नदियाँ गोदावरी में बाएं ओर से मिलती हैं। दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ कौन है? मांजरा है और इसी नदी पर निजाम सागर बांध आपको देखने को मिलता है। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 549। दोस्तों रिक्वेस्ट है कि सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कोटा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है। राजस्थान के मरुस्थलीय जिला की बात कर लिया जाए तो कितने मरुस्थलीय जिले आपको दिखाई देता है? 12 मरुस्थलीय जिले हैं राजस्थान में। वे कौन कौन से हैं? जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमाननगर, चूरू, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, झुंझुनू, सीकर, जालौर और पाली। ये सभी 12 जिले जो है मरुस्थलीय जिले हैं। क्लियर? चलिए इस सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। सेशन को एक बार से लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 550। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, चिनाब नदी पर स्थित है। सलाल परियोजना किस राज्य में है? यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर स्थित है। इसकी अभिकल्पना यानी बनाने की कल्पना कब की गई थी? 1920 में। प्रोजेक्ट का अध्ययन 1961 में पूरा हुआ और 1970 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। आप देख सकते हैं सलाल परियोजना। सलाल परियोजना की बात कर लिया जाए तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है। टिहरी बांध यदि आपसे पूछ लिया जाए किस नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी पर स्थित है और उत्तराखंड में स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में स्थित है। किस नदी में स्थित है? चंबल नदी पर स्थित है। क्लियर? चलिए दोस्तों 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज नंबर 22 आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सीरीज पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। और याद रखिएगा मेरी वीडियो रात को 8 बजे डेली आती है तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज नंबर 23 में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।